हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे और जीके जीएस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीके जीएस के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2022, ठीक है, 2021 और 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया है। आप हमारे वीडियो में जा करके इन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन को देखेंगे और पार्ट 2 में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मातृ देवी की जो पूजा थी वो किस सभ्यता के लोग करते थे? हमारा ऑप्शन है आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसका कार्यकाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? हमारा ऑप्शन है बौद्ध गीतों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। देखिए, जो राजस्थान का माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है वो जैनियों के द्वारा क्या किया गया था? निर्मित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था। और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में है। पूछ सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू के राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? जैनियों के द्वारा और चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, पूछता है किसने बनवाया था? तो चालुक्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? हमारा ऑप्शन है जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। देखिए, जो गीत गोविंद है वो किसकी कृति है? तो ये जयदेव की कृति है। किसकी कृति है? जयदेव की कृति है। ठीक है, अच्छा, गीत गोविंद में है क्या? मान लीजिए पूछ दिया जाए कि गीत गोविंद में किसका वर्णन किया गया है, तो कृष्ण और वृंदावन के गोपियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर बात करें हम कल्हड़ की, तो कल्हड़ ने क्या लिखा है? ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कल्हड़ ने क्या लिखा है, तो अच्छा, तो आप क्या बताएंगे? तो कल्हड़ ने लिखा है रास तरंगिणी। रास तरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। पूछता है कि रास तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। ठीक है, अच्छा, कालिदास की भी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं, तो चलिए इनको भी हम जान लेते हैं। तो कालिदास की जो रचना है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद है ऋतु संहार, इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक और रचना है ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये ऋतु संहार किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, और एक और पूछता है रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है या रघुवंशम किसकी कृति है? तो आप क्या बताएंगे कि कालिदास की कृति है। फिर कुमार संभवम भी है और मेघदूतम भी है। याद रखिएगा, कालिदास बहुत ही ज़्यादा फेमस कवि है और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास ने किस कृति की रचना की थी, या डायरेक्ट उनकी कृति दे देगा, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 1627 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1680 ईस्वी, 1670 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1627 ईस्वी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1627 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन इनसे पूछता है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो याद रखिएगा, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण की थी। इनका राज्याभिषेक हुआ था इस टाइम, 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और उन्हीं के बाद इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे? अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे? हमारा ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया, जिसको ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर अकाल तख्त का पूछ दे किसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ईश्वर का सिंहासन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो गुरु हरगोविंद थे ये छठे गुरु थे। ठीक है, कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये छठे गुरु थे। अच्छा, बात करें हम गुरु नानक की, तो गुरु नानक ने क्या किया था कि सिख धर्म की स्थापना की थी और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। हमारा ऑप्शन है वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने की थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने की थी। ठीक है, समुद्री मार्ग से इन्होंने कालीकट बंदरगाह पे इन्होंने क्या किया था कि समुद्री मार्ग से ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे ये पहुंचे थे। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि भारत की खोज कब की गई थी, मान लीजिए सन पूछ दे कि कब की गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। कब की थी, 1498 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, हम कोलंबस की बात करें तो कोलंबस, ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और कब की थी, तो 1492 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और कोलंबस ने किसकी खोज की थी, तो अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। हमारा ऑप्शन है बम्बई, सूरत, सुल्तानाती, मद्रास। ठीक है, तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी की बात कर रहा है कि अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सबसे पहले भारत में कहाँ खोली गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापना की गई थी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी। ठीक है, और पूछ दे कि कब की गई थी, तो 1613 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1613 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, जब ये कंपनी स्थापित की गई थी तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि उस टाइम शासक कौन था भारत में। ठीक है, तो देखिए जहांगीर थे। कौन थे, मुगल शासक जहांगीर थे उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। जो बेगम हजरत महल है वो 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। हमारा ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से संबंधित रही। कहाँ से संबंधित रही, तो लखनऊ से संबंधित रही। आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति में कानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी से, इलाहाबाद से बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगर बात करें हम कानपुर की, तो कानपुर से किसने भाग लिया था, पूछता है कि कानपुर से किसने भाग लिया था, तो आप क्या बताएंगे कि कानपुर से, देखिए नाना साहब ने। ठीक है, कानपुर से नाना साहब ने, या डायरेक्ट पूछता है कि नाना साहब ने कहाँ से भाग लिया था, तो कानपुर से भाग लिया था। लक्ष्मीबाई जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उन्होंने कहाँ से थी, तो झांसी से थी। और एक और क्वेश्चन पूछता है मौलवी लियाकत अली, पूछता है कि मौलवी जो लियाकत अली जो हैं वो 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित है, तो इलाहाबाद से संबंधित है, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। ठीक है, पूछ रहा है कि जो सत्याग्रह है, प्रथम सत्याग्रह, वो जो नील के किसानों से क्या था, रिलेटेड था, वो किस स्थल से जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली, साबरमती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण सत्याग्रह है। यह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट पूछ दे कि कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ था, तो जो चंपारण सत्याग्रह है वह तीन कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। ठीक है, पूछ देता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा तीन कठिया प्रणाली के विरोध में यह सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, ये तीन कठिया प्रणाली क्या है, तीन कठिया प्रणाली क्या है, तो तीन कठिया प्रणाली को चलिए हम समझ लेते हैं कि तीन कठिया प्रणाली क्या है। तीन कठिया प्रणाली, जो 20 कट्ठे जमीन होती थी, किसानों को 20 कट्ठे की जमीन में 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करना क्या किया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, जो नील की खेती करना 3 कट्ठे की जमीन थी उसमें नील की खेती करने को अनिवार्य कर दिया गया था। और इसी के विरोध में जो महात्मा गांधी ने वो क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह क्या किया था, चलाया था। ठीक है, यही थी तीन कठिया प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया। हमारा ऑप्शन है जी के गोखले, बीजी तिलक,
सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। तो देखिए जो केसरी है, केसरी का संपादन किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन किया था। ठीक है। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। और ये जीके गोखले, अगर हम जीके गोखले की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले इनका पूरा नाम है। तो जीके गोखले किसकी स्थापना किए थे? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। जीके गोखले ने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की। कब? 1905 ईस्वी में। पूछता है क्वेश्चन कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जीके गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। अगर हम सरदार पटेल की बात करें, तो ये हमारे पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्हीं की मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, सरदार पटेल की ही मूर्ति जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, इसको गुजरात में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ठीक है। हमारा ऑप्शन है दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद से दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? हमारा ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और यह एक चमकीला तारा है और आकार में पृथ्वी के समान है। ठीक है। अगर बात करें हम बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह है। और मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा। सौरमंडल में अभी कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। एक लास्ट था जो प्लूटो, उसको अब 52 ग्रह की श्रेणी में क्या किया गया है? रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। तो टुंड्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत मरुस्थल है। ठीक है। टुंड्रा क्या है? तो शीत मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है समताप मंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल एंड मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। जो हमारा वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं? वायुमंडल में कितने परत हैं? तो 5 परत हैं। और सबसे निचला परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसके बाद देखिए समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर क्या है? आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। 5 मंडल पाए जाते हैं। 5 मंडलों का नाम याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कि ओजोन परत, जो ओजोन परत है वह किस मंडल में पाया जाता है? तो वह समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत क्या करता है? तो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं, जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो उससे क्या करता है? उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। जिससे स्किन डिजीज क्या होती है? बीमारियां होती हैं, उनसे हमको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन का फॉर्मूला पूछ दे तो O3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमारा ऑप्शन है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का जो पठार है वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो ये झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है। और दक्कन का पठार कहाँ है? तो जो दक्कन का पठार है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहीं पे क्या है? दक्कन का पठार फैला हुआ है। और ये टोटल 8 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। जो हमारा दक्षिणी भारत है, इसी में है दक्कन का पठार और पूरे टोटल 8 राज्यों में यह फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? तो जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। यही है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। तो पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो हमारा ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगर भारत की पूछे तब आप बताइएगा गंगा। अगर भारत की लंबी नदी पूछे तो आप गंगा बताइएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी है, और इसको बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है उसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार। पूछ रहा है कि पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को, ठीक है, पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोंकण तट। कोंकण तट किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, ये दमन से गोवा तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम मालाबार तट की बात करें तो जो मालाबार तट है वो कर्नाटक से केरल तक के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और अगर हम कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश से लेकर के जो उड़ीसा तक के मैदानी क्षेत्र हैं, वेस्ट बंगाल तक के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उत्तरी सरकार बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड, सिस्टम कोड। तो जो प्रोग्राम व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ह्यूमन कोड बोलते हैं, जिसे हम कैप्चा कोड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? हमारा ऑप्शन है सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सहकारी कृषि। ठीक है, जो सहकारी कृषि है वह निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है नवावा सेवा। देखिए ये थोड़ा सा अजीब नाम है, नवावा सेवा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये है गर्मागोवा, तुतीकोरिन और कोची। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पश्चिमी तट से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो तुतीकोरिन है यह पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। यह कहाँ है? यह पूर्वी तट से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्वी तट में है यह है। और ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। हमारा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। तो दिल्ली में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक उपभोग का अर्थ है। हमारा ऑप्शन है घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत, देश के नागरिक द्वारा। ठीक है, जो सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है वह क्या है? वह घरेलू खपत से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घरेलू खपत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी एनएनपी, साधन लागत कर। जो राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो एनएनपी के नाम से जाना जाता है। अगर एनएनपी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनएनपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा एनएनपी का फुल फॉर्म। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? भारत के जो राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? यह पूछ दे क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कई बार पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, कंपनी कर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिक्री कर। ठीक है, जो बिक्री कर है वो क्या किया जाता है? राज्यों में सबसे ज़्यादा राजस्व का क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 2019 के करंट अफेयर्स के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022। तो इस टाइम अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो भारत ने की। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो भारत ने की। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।